हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। बहुत सारे कमेंट्स है अबाउट द कट ऑफ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए 2020 की, जून 2020 की। देखो मैंने क्या किया, मैंने कंपैरिजन किया पिछले दो एग्ज़ाम्स जो गए हैं, दैट इज़ जून 19 एंड देन दिसंबर 19। ठीक है, तो मैंने उन कट ऑफ, क्योंकि मैंने तीनों टाइम के पेपर्स दिए हैं। ठीक है, अपना जून 19 हो गया, देन दिसंबर 19 हो गया और ये अभी 20 वाला हो गया। मैंने तीनों एग्जाम्स खुद देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं। देखो जो हमारा यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने कट ऑफ्स लिखी हैं कि जो गई थी, नेट की गई थी, वो JRF की गई थी इन 19 और इन दिसंबर 19। ठीक है, देखो जो जून 19 का जो पेपर था वो टफ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, देखो मेरे रिगार्डिंग नहीं कह रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ही लेके चल रही हूँ, जो भी बात मैं आज आपको सामने करूँगी। ठीक है, तो जून 19 का जो पेपर था टफ था, तो जहाँ पे जो बिल्कुल रियल गई थी वो 85.96 अगर आपके मार्क्स थे टू 95.50 तो आपको नेट मिल गया था। ठीक है, जून 19 में, और 95.50 और जिसके भी जितने अबव थे उनको मिल गया था JRF। ठीक, अब आते जो कि टफ पेपर था। ठीक है, टफ था, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें, बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। दिसंबर 19 की बात करें तो दिसंबर 19 का जो पेपर था बहुत इजी था। ठीक है, बहुत इजी गया था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट पूछे हुए थे। मैं खुद बताती थी कि इनऑर्गेनिक पूरी तरीके से अजय कुमार की आई हुई थी। अगर क्वेश्चंस आपने पीछे रिवाइज किए हुए थे तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट वाले आंसर्स थे। फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत ईजी थी, और इवन सी पार्ट तो इतना ईजी था कि 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ईजी था। मतलब जब मैं ही बैठी थी वहाँ पर, तो मेरा तो चलो नहीं, आप लोग कंपेरिजन करेंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ जो बिल्कुल ही नॉर्मल भी पढ़ के गया था, तो 25 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे सी पार्ट में से। तो हमारी जो कट ऑफ गई थी वो 99.46 पे अगर आपके आए तो नेट मिल रहा था 100 तक, और 110 के बाद मतलब लाइक 110 तक अगर आपके हैं तो आपको नेट मिल रहा है 110, और 110 से अबव अगर आप गए तो आपको JRF मिला, क्योंकि पेपर बहुत बहुत इजी था। और पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, 2 सेट्स में एग्जाम हुए थे, जैसे इस बार तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी में अभी होगा 30 नवंबर को, तो इसी तरह के पिछले बार भी था। तो लाइक एवरेज होता है, इस बार भी एवरेज होगा, बट जैसे जो मैं इस बार की बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। इट इज़ इन अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हमेशा रहता है, आपको तैयारी ही इसी तरीके से करनी है। गेट भी अब आ रहा है आपको 21, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस इसमें क्या था, ट्रिकी था। जैसे मैंने नॉर्मल भी एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों को, जैसे कि हमारा आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स का ही आया हुआ था। इनऑर्गेनिक की बात करें तो नॉर्मली फास्टर पूछता है, हमेशा फास्टर पूछता है। इस बार उसने क्या किया, पूछा नहीं, ऑप्शंस ऐसे दे दिए दैट यू हैव टू गेस इट आउट कि भाई स्लो पूछ रहा है कि फास्ट पूछ रहा है। तो हम अगर मैं दिसंबर से कंपैरिजन करूँ, दिसंबर में अगर आपने थोड़ी सी रिवीजन की हुई थी, आप टिक लगा सकते थे, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड्स आपके आंसर्स थे। बट इस बार यू हैव टू थिंक ओवर इट, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जैसे ये था लाइक अपना जो बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें एक बार आ जाता है कि DZ², उसने XY लिख के कि विद इन अ प्लेन, XY प्लेन में है, तो इंसान कंफ्यूजन होने लगता है कि XY प्लेन में है तो ऐसा तो नहीं है कि Z आउट ऑफ प्लेन हो जाए, और Z आउट ऑफ प्लेन हो जाए तो वो इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो मतलब आपको थिंक करने के लिए मजबूर किए इन क्वेश्चंस ने, तो जस्ट वो है। और अगर हम बात करें फिजिकल की, बहुत इजी था, ऑन द बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस थे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे बच्चे फेस करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन को करने लगते हैं तो लेंदी लगने लग जाता है। तो हम लोग सोचते हैं टाइम भी सेव करना है, या तो हम वो क्वेश्चन को लेने लगते हैं या हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम आई टाइम मैनेजमेंट की फिजिकल के क्वेश्चंस के साथ। इजी थे नो डाउट, बट लेंदी भी थे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी इट इज़ अ ट्रिकी ऑफ, इट इज़ नॉट मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है, इस लेवल का मैं पालूंगी। तो मैं जो एक्सपेक्ट करती हूँ, जो जानी चाहिए कट ऑफ, मेरे हिसाब से जैसे हमारा, अगर मैं इन दोनों के बीच का मॉडरेट ही ले लूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि वैसे तो मैं सोच रही थी 95 कि 95 पे यू आर गेटिंग अ नेट, बट मैंने ना लेते हुए 90 to 100 का एक रेंज दे दिया कि नेट आपको उसमें मिल जाएगा। 100 पे JRF मिलेगा,
इट इज़ माई गारंटी, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है। अभी वो तो आएंगी, चीज़ें आएंगी, इट इज़ ऑल एक्सपेक्टेड विट वी कैन एक्सपेक्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ये तो बात हमने करी एक्सपेक्टेशन की। हमारी मेन आप फोकस क्या होना चाहिए, देखो एग्ज़ाम अच्छा जाता है, बुरा जाता है, और दोनों चीज़ें होती हैं, एक अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, है ना। तो हमें लेट डाउन भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, दोनों चीज़ें नहीं होनी है। जिन बच्चों का टारगेट 21 है, गेट 21 है, तो उन लोगों के लिए ठीक है, अब आप एग्ज़ाम दे आए हो, क्योंकि लोग नेट का भी देते हैं, गेट का भी देते हैं, पर कई लोग नेट का भी नहीं देते हैं। पर अगर आपने नेट का नहीं दिया है तो आप लोग जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आप लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। मैंने कहा कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, एग्जामिनर आपका कुछ नहीं कर सकता। तो अपने कॉन्सेप्ट्स वो फोकस करो, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कभी भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं थोड़े बहुत आते हैं। अब नेट में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेट में आते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड, जैसे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला था, इवन एक और क्वेश्चन भी था आयन डायपोल, उस पर रेडियस कैसे क्या कहते हैं डिपेंड करेगी, R² R6 डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लीव करने के लिए भी होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट लग गया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो अगर आप कॉन्सेप्ट, मैं कभी भी रट्टे वाले क्वेश्चंस नहीं कहती। अब जैसे ट्रिपनॉइड्स हुए, फ्लेवनॉइड्स, बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। अब भाई अगर आपने MSc अभी तुरंत आपने की है तो मे बी आपको याद हो तो आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, बट वो कोई क्वेश्चंस लीव करने के लिए भी होते हैं। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे चलो। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपके लिए कोई भी एग्जाम टफ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेट की। देखो मैंने गेट के भी यहाँ पे कट ऑफ्स लिखे हैं। जो गेट 2020 जो कि रिसेंटली पिछले साल गया, उसके अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जबकि एम कभी भी क्वालिफाइंग नहीं होता है, क्वालिफाई कोई भी कर सकता है। 26 से लेके 33 मार्क्स मैक्सिमम बोल रही हूँ, जबकि 33 तो बहुत रेयर जाता है। 26, 27, 28 के बीच में क्वालिफाइंग जाता है। आप क्वालिफाई कर लोगे अगर आपके 26 मार्क्स हैं। जैसे 2020 में क्वालिफाइंग मार्क्स थे 26.7 मार्क्स, ठीक है। इतना अगर आपने लिए तो आप क्वालिफाइड हो। और अगर 70.33 पे फर्स्ट रैंक थी 2020 में, ठीक। अब आते हैं हम अगर 18 और 19 की बात करें, ये डिफ़िकल्ट था, ये इजी पेपर था 19 वाला, ठीक। उसमें अगर 57 आपके मार्क्स थे तो आपकी रैंक चली गई थी 46, 60 थे तो 20 एंड 71 पे यू गॉट अ फर्स्ट रैंक। जैसे यहाँ पे नियर अबाउट 71, 70, 72 पे आपको फर्स्ट रैंक मिलती है गेट के अंदर। 19 की बात करो, यहाँ पे 60 पे अगर 20 रैंक थी, यहाँ पे 60 पे यू आर हैविंग अ 70 रैंक बिकॉज द पेपर इज़ ईजी। तो वो ऑब्वियसली रैंक बढ़ेगी। तो इस तरीके से 61 पे 60, 65 पे 26। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, 1 मार्क से ही 10 रैंक का अंतर पड़ता है। मैंने चंडीगढ़ के लिए PhD का एग्ज़ाम दिया था अपने टाइम पे। अब मानोगे नहीं, मेरी फ्रेंड और मेरे मार्क्स में सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस था। लाइक इफ़ शी इज़ हैविंग 100 मार्क्स का क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर था, तो इफ़ शी इज़ हैविंग 75 मार्क्स, तो आई वॉज हैविंग 76 मार्क्स। तो 75-76 में 20 बच्चों की रैंक का डिफरेंस था। तो और आप ये देख लो, और चंडीगढ़ में इतना हाई लेवल ऑफ क्या कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ 10 बच्चों की सीट्स होती है PhD के लिए। तो हमेशा 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नेगेटिव नहीं कराना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बोलने चाह रही हूँ, कॉन्सेप्ट पे चलो, क्रैम मत करो और बाय लक फैक्टर पे टिक मत लगा के आओ। देखो 1-2 फैक्टर पे रिस्क लेना भी पड़ जाता है, क्योंकि हम बहुत कम भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बट वो रिस्क 1-2 फैक्टर पे लो जो भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है यार मैं ले सकता हूँ वहाँ पे, अदरवाइज कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो एक मार्क से रैंक में इतना डिफरेंस पड़ता है। ये मैंने गेट इसीलिए आपको एक्सप्लोर किया कि आप प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे अगर फर्स्ट रैंक लेनी है तो आई नीड 70.33 मार्क्स। इफ़ आई एम गेटिंग या आई कैन गेट 70.33 तो मुझे कितना हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो ये हो गई कि मैंने आपको थोड़ी कट ऑफ्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अगर हम आप जाएं यहाँ पे कि जैसे कि इसके मैं ना PSUs के ऊपर एक जनरल एक
पूरा कंप्लीट एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई विल टेक एन इंटरव्यू ऑफ एन क्या कहते हैं सीनियर मैनेजर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दैट इज़ ऑल्सो अ महारत्ना कंपनी एंड दैट इज़ अमंग द PCUs। तो उसमें कितनी सीट्स होती हैं, कितनी अवेलेबिलिटी होती है, क्या कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, कितने लैब केमिस्ट वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, वो पूरा डिटेल में आपको उनके साथ मैं इंटरव्यू लूँगी तो आपको भी दिखाऊंगी। बिफोर गोइंग टू दैट, आपको अगर गेट में आपने ये रैंक्स ली, आप क्यों कर रहे हो गेट? एक बच्चे जैसे अभी MSc में आए हैं, उनके भी बहुत क्वेश्चंस थे, तो इसी वीडियो से मैं ये सारे क्वेश्चंस वो करना चाहती हूँ और कल से मैं अपने सिलेबस को फोकस ऑन करना चाहती हूँ कि जो हमारा सिलेबस चल रहा था अब वो कंटिन्यू हो। तो क्वेश्चन इज कि गेट को करने से हमें क्या मिलेगा या CSI या नेट करने से हमें क्या मिलेगा। देखो, अगर गेट में आपकी 300 से 500 की रैंक आ जाती है, ठीक है, तो आप PhDs के लिए अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम अ टॉप IITs, ठीक है, लाइक IIT कानपुर, मुंबई, दिल्ली। वो भी आपका इंटरव्यू कैसा होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी रैंक 300 से 500 के बीच में आई है तो। पहला, अगर आपको PhD नहीं करनी, ठीक है, आपका दिमाग में है कि मेरे को PhD नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू डू जॉब, तो भाई आपको PSUs के लिए अप्लाई करना है, बाक के लिए अप्लाई करना है, DRDO के लिए अप्लाई करना है। गेट से इन तीनों में जा सकते हैं। रैंक है, अगर आपकी 300 के अंदर है, वैसे तो 200 भी कभी कभी चली जाती है अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ एंड ऑल, तो 300 में तो ONGC आपको बुलाती है इंटरव्यू के लिए, बाक बुलाती है, DRD बुलाती है अगर 32-60 के अंदर आकर आपकी रैंक होती है, और वो भी अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है। वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बाक का आपके साथ शेयर करूंगी। इवन दैट पर्सन जिनका हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हुआ है, उन्होंने बाक का भी इंटरव्यू दिया है, DRDO का भी इंटरव्यू दिया है, उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करवाऊंगी। तो ये रही इनकी बात कि आप अगर करोगे, NTPC है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये खुद का कंडक्ट कराती है, उनका गेट के थ्रू नहीं होता। NTPC खुद का रिलीज़ करती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम खुद का रिलीज़ करती है। आप वो एग्ज़ाम को, पर अगर आपने ये लेवल की तैयारी कर रखी है तो आपके लिए वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई टफ नहीं है। बट बात वहीं आ जाती है इंटरव्यू पे। इंटरव्यू शुड बी ऑन द टॉप लेवल। अगर आप वो अच्छे से करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट दिस। और ये दीज आर द कंपनीज जिनके पैकेजेस सबको पता है इंडिया में अगर बेस्ट कंपनीज हैं तो वो यही हैं, ठीक है। चलो, अभी हमने ये चीज़ें समझ ली। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी प्लान फॉर गेट 21। देखो, 68 डेज, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिसंबर से काउंट कर रही हूँ। वी हैव वन कंप्लीट दिसंबर, वी हैव वन कंप्लीट जनवरी विद अस, ठीक है। मैं फरवरी इसलिए नहीं काउंट कर रही हूँ, दैट इज़ फॉर रिवीजन। 8 डेज मैं इसमें से ये निकाल रही हूँ फॉर द रिवीजन पार्ट, कि वो लास्ट के एक हफ्ता कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैम क्या मैं कुछ और पढ़ूँगी, नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसमें जितना मैंने पढ़ा है, जितने क्वेश्चंस मैंने किए, उनको मेरे को रिवाइज करना है। लास्ट अ वीक हमारा उसमें रिवीजन में जाएगा। नाउ वी हैव 60 डेज, वी हैव कंप्लीट 2 months विद अस। तो मैंने उसको ये 4 पार्टों में डिवाइड किया है, जो मैं पीछे साइड में लिखा है, दैट सिलेबस, दैट रिवीजन, दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द टेस्ट सीरीज, ठीक है। देखो, सिलेबस में मैंने कौन सा चैप्टर, देखो अभी अगर आप लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो सिलेबस आपका प्रिपेयर ही है ऑलमोस्ट, है ना। फिर भी आपने शायद कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए हों, जैसे फॉर एग्जांपल मेन ग्रुप लोग छोड़ देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसमें से भी आता है उसमें, और बहुत ईजी लेवल का आता है। द फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें गेट में क्या चीज़ें चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए प्योर। जैसे अभी नेट में थर्टिकल बेस क्वेश्चन आ गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, जो क्या कहते हैं हमने ऑलरेडी क्या कहते हैं आया था ना, स्केल के ऊपर आया था। बट वहाँ ऐसे नहीं आएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही आएगा। आपका दिमाग, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, उसी के ऊपर आएंगे क्वेश्चंस। उस पर थ्योरेटिकल आते नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेरी पेरिसाइक्लिक की वीडियोस देखी होंगी, मैं पेरिसाइक्लिक में क्वेश्चंस भी साथ में करवाती थी। उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपको ये बताना होता था आपकी नंबर ऑफ रिंग्स थी, उसमें से कौन सी अच्छी डाइन है, कौन सा डाइनोफाइल है, कौन सी ज़्यादा एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक्स है, इन सब में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्सेप्ट लगाना है आपको कोई भी रट्टा नहीं, क्राम नहीं करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेकेंड, NTA टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं,
आपको प्रैक्टिस करना है। आप अगर फॉर्मूला भूल रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस कम है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस कभी भी आप नहीं भूलोगे फॉर्मूलाज को। फॉर्मूलाज डायरेक्ट बेस्ड आते हैं फॉर्मूला के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने को इल्कोविक इक्वेशन कराई थी, पोलैरोग्राफी कराई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इल्कोविक इक्वेशन में कंप्लीट ऐसे इक्वेशन बस आपको सारे दे रखा है और आपको सिर्फ और सिर्फ पुट करना है और कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करना है। तो एनटीए क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, दैट इज़ द प्लस पॉइंट। तो मुझे अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं उन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस। मेरे को पता नहीं मुझे क्यों लगता है, मुझे गेट इजी लगता है एज कम्पेयर टू नेट। आई ऑल्सो गॉट अ गुड रैंक, आई गॉट 100 रैंक इन क्या कहते हैं गेट। तो मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो आप अच्छी रैंक ले सकते हो विद नो डाउट, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउनलोड गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। दिस इज़ दी मोस्ट पॉइंट कि आपको जो भी कैलकुलेशंस अभी करनी है वो गेट वर्चुअल कैलकुलेटर से करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आप देखो वो डिफरेंट है, जो नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप उसमें जैसे फॉर एग्जांपल लॉग की वैल्यू निकालोगे तो उसमें जो लॉग की वैल्यू आप जैसे निकालते हो, जो नॉर्मल कैलकुलेटर्स में निकालते हो, बहुत डिफरेंस होता है। उसमें पहले आपको 2 टाइप करना पड़ेगा, फिर लॉग करोगे। यहाँ पर आप log 2 करते हो तो हो जाता है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये सब आपको उसी से निकाल के प्रैक्टिस करनी है। अब आज से 2 महीने हैं, वी हैव कंप्लीट 2 months, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो आप अब जो है बिल्कुल गेट वर्चुअल कैलकुलेटर अपने प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड करेंगे और उससे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये तो मेरा हो गया कि ये मेरे पॉइंट्स हैं कि मुझे करना है। रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज़। जैसे मेरे अभी बच्चे थे जो मेरे यूट्यूब मेरे साथ कनेक्टेड है, उन्हीं से मेरी जब बात हो रही थी तो ये बात भी आई कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, ठीक है। वो मतलब कुछ क्वेश्चंस देख ही नहीं पाए। देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज़। अब आप लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ की टेस्ट सीरीज, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। आप बस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, या आपके पास असाइनमेंट्स हैं पहले के तो उनको टाइम के साथ अपना, जैसे कोई भी, मैं तो कहती हूँ अगर नहीं भी है आप कोई एक पूरा आपकी तैयारी हो गई, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, टाइम नोट कर लो, ठीक है। बस उतने के अंदर मुझे सारे क्वेश्चंस देखने भी है, करने भी हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बस क्वेश्चन पेपर उठा के करके देखने की जरूरत है। मान लो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको करना यह है, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे प्रीवियस ईयर का एंड देन स्टार्ट डूइंग दैट क्वेश्चन। अपना टाइम लगा लो टाइमर पे और उसको ऑफ हो जाए 3 hours के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आते हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज़ द मेन मोटो ऑफ ऑल द थिंग्स। आप थ्योरी पढ़ के चले गए पेपर देने के लिए, आपका कभी भी अच्छा रैंक या क्वालिफाई भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड से आप नहीं क्वालिफाई कर सकते कोई भी एग्ज़ाम। आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और आपको इस बार का नेट अगर आपने दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि दिमाग घुमाना आना चाहिए आपको। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आती हो, बट उस समय आपको क्या दिमाग में आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको कि कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्वालिफाई कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन। हाँ, एक चीज़ है गया, क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब मैं क्या करवाऊँगी। देखो मेरा ना कोऑर्डिनेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में करवाया था, पर रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। बट स्टार्टिंग का बहुत बड़ा पार्ट रह गया था, जैसे LFT रह गया था, जैन टेलर डिस्टेंशन रह गया था, और भी वो बहुत सारे हाई स्पिन क्रॉसओवर रह रहा था। इवन डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है क्या कहते हैं हमारा ग्राउंड स्टेट लेवल निकालना, ये सब हमारे छोटे बहुत टॉपिक्स रह गए थे। तो आई वॉन्ट पर्सनली कि मैं कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कराऊँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर पार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पेरीसाइक्लिंग मेरा बीच में अटका हुआ है बहुत लास्ट के से, मतलब मुझे लगता है हार्डली 5 क्लासेस चाहिए मुझे पेरीसाइक्लिंग कंप्लीट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आते हैं जो मार्क ऑन डिमांड है, जिन्होंने मेरे को बच्चों ने पर्सनली किया है कि प्लीज़ मैम केमिकल काइनेटिक्स करा दो, पॉलीमर करा दो, मेन ब्लॉक करा दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दो, बहुत सारे और भी हैं चैप्टर्स। देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन, OMC और गैनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों ने उसमें भी लिखा है। सो आप लोग कमेंट कर सकते हैं
अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मैं तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट कराऊंगी, अपने कोऑर्डिनेशन एंड पेरिसाइक्लिक फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और स्पेशली कुछ जोड़ देते हैं किसी चैप्टर को, आई विल थिंक ओवर इट, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए कि मैं करवाऊँ, ठीक है। तो विद इन अ मंथ मैं आप कंप्लीट भी करवा दूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दैट इज़ माय मेन मोटो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँ आपको हर चैप्टर के, ठीक है। तो कमेंट करिएगा एंड दिस इज़ फॉर दिस क्लास। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।